Hello everyone, myself Shivani Rao. I am chemistry mentor at Genesis Educates. आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे, दैट इज ईथर। तो स्टूडेंट्स, हमने एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर्स में एल्कोहल फिनोल पहले पढ़ लिया है। तो जो आज हम लास्ट सेक्शंस का कवर करेंगे दैट इज ईथर। एक नया फंक्शनल ग्रुप आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज ईथर। तो बेसिकली ईथर्स का नाम आपने कहाँ पे सुना है? जितना भी हमने ऑर्गेनिक कर लिया उसमें ईथर एक ही जगह पे आया था आपके पास। एज अ सॉल्वेंट हमने उसको बहुत बार यूज कर लिया, ठीक है। तो मतलब इतना तो क्लियर है कि किसी एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये सॉल्वेंट है कैसा क्या नहीं है, देखो वो चीजें करेंगे आज स्टार्ट। तो ईथर्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला ROR, जिसमें R क्या है? कार्बन चेन के बीच में ऑक्सीजन जो होगा वो लिंक करेगा। जनरल फॉर्मूला इसका आपके पास होगा CnH2n O। बेसिकली इस ऑक्सीजन को कई बार इथेनॉल ऑक्सीजन भी हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपने इसका जो IUPAC नेमिंग था वो भी स्टार्ट करा था। IUPAC नेमिंग में इसको क्या बोलते हैं आप? अल्कोक्सी अल्केन। और जो अल्केन है वो कौन सी चेन होगी? अगर सिमेट्रिकल है तो कहीं भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो अल्केन आपके पास कैसी होनी चाहिए? ऐसी पेरेंट चेन होनी चाहिए जो क्या हो? लॉन्गेस्ट, राइट। और अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में कैसे जाएगा ये बेटा? कॉमन नेमिंग में इसको बोलेंगे आप डाई अल्काइल ईथर्स। वो सारा आप अल्फाबेटिकली चूज कर सकते हैं, राइट। अब इनको और क्या बोल सकते हो आप? इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। किसके डेरिवेटिव बोल रहे हैं हम इसको? अल्कोहल के डेरिवेटिव। अल्कोहल क्या है? बेसिकली आपके पास अल्कोहल है हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके एक नया अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपको क्या मिलेंगे? ईथर। तो बेसिकली किसका डेरिवेटिव बोल दिया बेटा इसको? अल्कोहल का। इवन इसको क्या बोल सकते हैं? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। वाटर का डेरिवेटिव भी इसको बोल सकते हैं। वाटर का डेरिवेटिव मतलब वाटर ले लिया और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, दो अल्काइल ग्रुप करेंगे, जिसमें दो हाइड्रोजन इसको हटा के आपने लगाएंगे। तो बेसिकली आपके पास ईथर्स क्या है? आप क्या बोलेंगे बच्चे? दैट इज अ मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। एक हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, या फिर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या कर दीजिए? अल्काइल ग्रुप जोड़। अब जो ये स्ट्रक्चर हमने इसकी ली है ROR, इसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीकों से। जरूरी नहीं है कि R ग्रुप सेम हो, और हो भी सकता है सेम भी। अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स मतलब कि दोनों की अल्काइल चेन क्या है? बराबर है। अगर बीच से अगर आप इसको क्लिक करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट्स में जाएगा। अगर आप इसको दोनों R ग्रुप्स को डिफरेंट करते हो तो इट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ईथर्स के बारे में जान रहे हैं। तो ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अभी तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ ईथर को डिस्कस करें तो सबसे पहले बात आती है, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। और इसकी जो शेप होगी वो क्या शेप होगी इसकी? वेल शेप। लेकिन ऐसी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं इन द केस ऑफ वाटर। वाटर का भी सेम सिनेरियो, सेम ऑक्सीजन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सेम ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सेम शेप होगी वेल शेप। यहाँ पे एंगल अगर आपको याद हो तो एंगल था 1045.5, राइट। अगर मैं यहाँ का एंगल पूछूं, मैं एग्जैक्ट एंगल नहीं पूछ रही हूँ, मैं
सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि जो बॉन्ड एंगल है ईथर और वाटर में किसका ज्यादा होगा, तो कैसे बता पाओगे? सेम केमिकल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट यूज करो। वाटर था, अब सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर का नंबर भी सेम है, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एटम तो डिसाइड नहीं करेगा बॉन्ड एंगल। मान लो कि एक बेंच पे दो पतले पतले बच्चे बैठे हैं, आराम से बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल है, लेकिन उसी बेंच पे मैंने दो हेल्दी बच्चे, बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ, हेल्दी बच्चे बैठा, क्या होगी दोनों में? रिपल्शन होगी, और एक दूसरे को क्या देना चाहेंगे वो? फोर्स ऑफ क्या? अट्रैक्शन नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो कहाँ पे? बल्कि बेटा हाइड्रोजन का साइज तो छोटा सा है, अब यहाँ पे जो ये R ग्रुप है ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगी। तो रिपल्शन से आपको इतना तो क्लियर कर गया है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? ईथर का। रीजन क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बल्कि अल्काइल ग्रुप्स। और जैसे जैसे ये इकाई ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा? बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं इनको मिथाइल ग्रुप्स मान के चलूं तो अप्रोक्सीमेटली जो बॉन्ड एंगल आता है 111 डिग्री के अप्रोक्स आता है, अगर ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? तो इस तरह से आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, फिजिकल स्टेट का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करेंगे। जो लोअर मेंबर है वो तो एज अ गैसियस फेज पे एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें डाइमिथाइल ईथर आ जाता है, इथाइल मिथाइल ईथर भी आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या करेगा, कार्बन चेन को बढ़ाएगा, वो अपना फेस कंडेंस कर लेगा लिक्विड फॉर्म पे। इसका रीजन क्या होता है? जो हम हाइड्रोकार्बन से करते आ रहे हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, राइट? वोलेटाइल का मतलब जल्दी इवैपोरेट हो गए, और इसका एक रीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी स्मेल थी, इसलिए इनको एक और नाम दिया था, दैट इज स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोइल। विट्रोइल तो आपने सुना होगा, ऑयल ऑफ विट्रोइल किसको बोला गया था? वेरी नाइस, सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम था इसलिए ऑयल ऑफ विट्रोइल नाम दिया गया, लेकिन जो स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी तो इसको बोला गया स्वीट ऑयल ऑफ विट्रोइल, राइट? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। जब भी बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखेंगे? उसकी सॉलिड की स्ट्रक्चर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या चेक करेंगे? उसके लिक्विड में या फिर उसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे, राइट? अब अगर मैं इसमें कंपैरिजन बोलूं, कंपैरिजन ले लेते हैं हम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एटम का लेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम रखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स और एल्कोहल्स। क्या लगता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अल्कोहल का। रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही? एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे अल्कोहल में आपके पास प्रेजेंट होगी बेटा क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ आ जाएगी, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसके बीच में भी एग्जिस्ट करेगी। कौन सी वाली? यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगी बेटा वो क्या होगी? वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वो भी कौन सी वाली होगी? टाइप बता दो उसका, तो क्या होगा? डाइपोल, डाइपोल। और हाइड्रोकार्बन वाले केस में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल से भी डाउन जाएंगे। तो अगर हम देखिए सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाली फोर्सेस कहाँ पे है? अल्कोहल में, फिर ईथर्स में, फिर हाइड्रोकार्बन्स में। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा?
एल्कोहल्स का बचे, फिर उसके बाद ईथर्स का, और लास्टली आपके पास आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि किसकी वजह से हमने इसको बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंशिएट किया। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास होगी बच्चे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे? सॉल्युबल नहीं है। रीजन क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना लेगा। वेरी नाइस। ये मॉलिक्यूल खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बट ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला कि ये हाइड्रोजन के साथ, कौन से वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में रहेगी बेटा। रीजन क्या रहेगा? क्योंकि ये खुद के साथ नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कौन सी बॉन्डिंग शो करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो अभी तक हमने जो जनरल था इसका वो सारा कर लिया, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था। फिजिकल स्टेट हमने डिस्कस कर लिया है कि लोअर मेंबर्स गैसेस हैं, हायर मेंबर इसमें क्या थे बेटा, वोलेटाइल लिक्विड्स से, ठीक है। उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट पे चले गए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इस चैप्टर की खास बात यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं मिलेगी। सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस कर ली कि वाटर में करेगा, खुद के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन जो मेन हमने डिस्कस करने आज ये आपके पास होगी डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट ही करेंगे विलियमसन सिंथेसिस से। नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, बहुत ज्यादा वेटेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, विलियमसन सिंथेसिस की बढ़िया बात क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर symmetrical as well as unsymmetrical। कि जरूरी नहीं कि सिमेट्रिकल ईथर्स ही बने, यहाँ से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर्स बने, ठीक है। होगा क्या वो देखो, इसमें अटैक होगा SN2, किसका अटैक होगा, सोडियम अल्कोक्साइड का ऑन। देखिए बात लग रही है, कहाँ पे पड़ी है, हेलो एल्केन्स में। SN2 का मतलब क्या होता है बच्चों, अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट बेसिकली है क्या, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे की लिविंग ग्रुप की स्पेस लेगा, लेकिन कैसे होगी वो, बैक साइड अटैक होगा, लेस हिंड्रेंस हमने देखनी होती है यहाँ पे। अब ये सोडियम अल्कोक्साइड क्या चीज है, ये है। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको आनी चाहिए। कहाँ से बनता है ये, एल्कोहल से बनता है। साइड पे करिए, पहले भी हमने करा है, जब हमने एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया था, सोडियम हाइड्राइड के साथ करवा चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों में ही मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट मिल जाएगा, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड में क्या होगा, ये आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड है और ये मेरे पास अल्काइल है। ये नेगेटिव इस कार्बन चेन पे अटैक करेगा और यहाँ से आपके पास SN2 माइनस पे अटैक हो रहा है, मतलब बैक साइड अटैक हो रहा है। अगर हम इधर ड्राई इथर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम का हलाइड मिलता है वो प्रेसिपिटेट आउट, बट मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म फिक्स कर दिया SN2। अगर मैकेनिज्म फिक्स हो चुका है तो मुझे लगता है कि Rx का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप फिक्स कर सकते हैं। कौन सा अल्काइल हैलाइड इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री होगा, रीजन क्या है, क्योंकि आपको स्टेट हिंड्रेंस देखनी होती है यहाँ पे, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अब जो 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, बट एक और स्टेटमेंट है इसमें, वो देखिए, इसमें ऐसे ईथर्स बन सकते हैं जिनमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा, और अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। समझ में बात, ऐसा अल्काइल हैलाइड भी बना सकती हूँ जो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, मतलब जिसमें कार्बन फर्दर 2 कार्बन से लिंक हो या 3 कार्बन से लिंक हो,
बट आप बोलोगे मैम आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया क्या कि 1 डिग्री यूज करना है, तो 3 डिग्री वाला कैसे बनेगा यहाँ से? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज CH3 मिथॉक्साइड ले लिया, सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ पे हमने 1 डिग्री यूज कर लिया, SN2 मैकेनिज्म होगा, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, डाई मिथाइल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट करेगा। अब इसका मतलब समझना, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैंने बोला 2 डिग्री और 3 डिग्री भी यूज कर सकते हो, और ये खुद को फिक्स कर चुका है कि अल्काइल हैलाइड बोल रहा है कि 1 डिग्री के अलावा यूज ही नहीं करना है, तो फिर कैसे करें? ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। रेट्रोसिंथेसिस करें। रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या है, आपको प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछा जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट पूछा जाएगा, अब प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ सकता है। इस तरह का एक ईथर मुझे प्रिपेयर करना, और मुझे लग रहा है कि मुझे विलियमसन सिंथेसिस से ही करना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ से रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं हो सकता, बोलो भाई। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाला पोर्शन तो फिक्स हो चुका है कि ये किससे है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। ये बल्कि ग्रुप तो अल्काइल हैलाइड कैरी नहीं करेगा, लेकिन ये तो कहीं पे नहीं लिखा था कि जो ये अल्कोक्साइड है ये बल्कि नहीं हो सकता है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, ये तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सर्व कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है, इसको कहाँ पे जोड़ देंगे हम, सोडियम ऑक्साइड के साथ, और ये बन जाएगा CH3। हो गया, बस ध्यान ये रखना है इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी बल्कि पार्ट है वो आपने कहाँ पे दे देना है, सोडियम अल्कोक्साइड वाले पोर्शन पे दे देना है, और यहाँ पे आपने किसी भी हालत में बल्कि ग्रुप को नहीं छोड़ना। अब क्या इससे एलिसोल बन सकती है? व्हाट इज एलिसोल? दिस इज एलिसोल बेटा, राइट। अब बताओ, अगर इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप करवा रहे हैं, प्रोडक्ट देके आपसे कोई रिएक्टेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? हो जाएगा। ये वाला पार्ट हम किसको देंगे, अल्काइल हैलाइड को, ये बल्कि पोर्शन किसको दे देंगे हम, तो यहाँ पे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, और इसकी प्रिपरेशन भी हम पहले कर चुके हैं, राइट। थ्री डिग्री नहीं लेना, 1 डिग्री नहीं लेना, इसको हम इसको अराइल हैलाइड भी यूज नहीं करेंगे, हम इसको विनाइल हैलाइड्स भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड में और विनाइल हैलाइड में इजीली नहीं होते, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, हाइब्रिडाइजेशन का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से विलियमसन सिंथेसिस का क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सेकंड प्रिपरेशन में लिखा था कि हम एलिमेंट से करें फ्रॉम एलिमेंट्स, बहुत इजी रिएक्शन। अब देखो होता क्या, मान लो आपने इथेनॉल यूज किया है, अब यहाँ पे रिएजेंट और रिएक्टेंट सेम है, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, पोलर प्रोटिक एसिड यूज करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी यूज कर सकते हो। फिर प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। एक में मैं टेम्परेचर 413 केल्विन ले रही हूँ, यहाँ पे 443। एक लो टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, एक हाई टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। जितनी भी ऑर्गेनिक आपने करी है, हाई टेम्परेचर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे? हाई टेम्परेचर पे क्या होती है, एलिमिनेशन होती है, तो लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करेगी, और हाई टेम्परेचर पे बच्चे यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन। सबसे पहले एलिमिनेशन पे आती है, क्योंकि ये हमने करी है। कंसंट्रेटेड H2SO4 है, एलिमिनेट करवाना है, कैसा रिएजेंट वर्क करेगा, एज अ डिहाइड्रेटिंग। वेरी नाइस। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या, रिमूव करेगा वाटर। ये अल्फा कार्बन है, OH नेगेटिव, यहाँ से बीटा से क्या आ जाएगा, H+। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, इथीन प्लस वाटर। ये तो आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ये चीज भी बनेगी, डाई इथाइल ईथर। ये कैसे बना, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। लो टेम्परेचर है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर होगा मैकेनिज्म से कि बना कैसे। ठीक है जी, देखते हैं इसको।
यही वाला सब्सट्रेट यूज करके मैकेनिज्म बनाते हैं इसका। हमने इथेनॉल को यूज किया यहाँ पे, और आपने बोला कि कोई भी आपने प्रोटिक एसिड यूज करना है ऐसा कि जो प्रोटॉन दे सके। ये टूटेगा, H+ देगा प्लस बायसल्फेट देगा। अब यहाँ पे देखिए जो एल्कोहल है बेटा किस पे अटैक करेगा, सबसे पहले चेक करो। लोन पेयर है, किस पे अटैक करेगा? H+ पे। क्या फॉर्म होगा यहाँ से? एक जो बैड लिविंग ग्रुप था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? और इसको क्या बोलते हैं आप? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब डिपेंड करता है कि ये फर्दर किस पे अटैक करेगा। अब आपके पास ये 1 डिग्री है, अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, 1 डिग्री है तो कौन सा अटैक होगा? SN1 होगा या SN2? वेरी नाइस, SN2 होगा 1 डिग्री वाला। ये इस पे फर्दर अटैक करेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपने वाटर को बाहर निकाल दिया। अभी तक आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बना कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, तो ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट H+ बाहर निकला। और ये H+ कौन सा H+ है जो शुरू में एज अ कैटलिस्ट आपने यूज किया, वो बिल्कुल रिट्रीव हो गया। और जो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट था क्या बेटा? डाईइथाइल एथर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये मैकेनिज्म हम कर चुके हैं बीटा एलिमिनेशन का। हाई टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होगी तो क्या होगी? आपने एलिमिनेशन करवानी है। लो टेम्परेचर होगी तो आपने उसमें क्या करवाना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। ठीक है सर। थर्ड, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से कैसे प्रिपेयर होगा? 2 मेथड है यहाँ पे। सबसे पहले कोई एल्कीन लो, अब डायरेक्ट इसमें अल्कोहल की एडिशन करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर ये वाटर होता तो भी आप एडिशन करवा सकते थे। अकॉर्डिंग टू कौन सी एडिशन करवाते हो? अकॉर्डिंग टू द मार्क एडिशन। अब मार्क एडिशन क्या होती है? जो हाइड्रोजन वाला पार्ट था वो कहाँ पे जाता था? उस कार्बन पे वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर जो कार्बन क्या कैरी कर रहा है? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वैसे यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा जो पार्ट है नेगेटिवली चार्ज, वो कौन सा है यहाँ पे? अल्कोक्साइड। तो हमने सिर्फ इस एंटिटी को देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे क्या छोड़ देना बेटा? अल्कोक्साइड। डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? ईथर फॉर्म। बस याद रखना है कि आपने यहाँ पे मार्क एडिशन को फॉलो करना। दूसरा है आपके पास एक रिएक्शन आपने पढ़ा बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसी सबस्ट्रेट में अगर मैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन अगर आपको याद दिलाऊं तो क्या होता था? एक मर्क्यूरिक एसिड यूज होता था और दूसरे स्टेप में आप यूज करते थे सोडियम बोरोहाइड्रेट। किसी को याद है इसमें होता क्या था? बेसिकली बनता क्या था? डायरेक्ट प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पे भी मार्क एडिशन होगी। किसकी वजह से? मार्क एडिशन होगी इस एंटिटी की। वाटर ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू मार्क एडिशन। बट आप बोलोगे कि मैम आपने ये पढ़ाया था, तब आपने बोला था कि इसमें अल्कोहल बनेगा, इसमें अल्कोहल ही बनेगा। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेगा और जो दूसरा था OH वो यहाँ पे ऐड करेगा बच्चों। तो बेसिकली यहाँ से बना आपके पास अल्कोहल। इसको करवाने का एक ही रीजन है, हो सकता है वो पेपर में थोड़ा सा चेंज कर दे और थोड़े से चेंज से आपको पता नहीं लगेगा यहाँ पे ईथर बनेगा, इसको चेंज करेगा। बाकी सिमिलर कंडीशन रखेगा, बिल्कुल सारी कंडीशन सेम रखो। मर्क्यूरिक एसिड यूज करो, सॉल्वेंट यूज कर लिया हमने, यहाँ पे मैंने अल्कोहल ले लिया और दूसरे पे हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट। यहाँ पे मार्क एडिशन से वाटर जोड़ा था, यहाँ पे मार्क एडिशन से क्या जोड़ेगी बेटा? मार्क एडिशन से
यहाँ पे जुड़ जाएगा आपके पास, विच मीन्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH, अल्कोक्साइड यहाँ पे जुड़ेगा बच्चे। इसको करवाने का मेन रीजन ये है कि ये पार्ट तो वैसे किसका अल्कोहल फिनोल ईथर्स में हमने कर रखा है, बट हो सकता है कि वो इतनी से चेंज से आपसे क्या कर दे, प्रोडक्ट की बदलाव दे। वाटर करेगा तो 2 डिग्री का क्या बनना है यहाँ पे, अल्कोहल। लेकिन अगर उसने वाटर को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, अल्कोहल से, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। अब फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है, from alkyl halide अल्काइल हैलाइड में एक रिएक्शन पढ़ा होगा बच्चे आप लोगों ने, जब हमने मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज किया था, याद रहा है किसी को, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली क्या फॉर्म करेगा, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, अल्कोहल। बट इफ अगर वो यूज करें हमारे पास ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ से फॉर्म हो गया आपके पास ईथर। बट ये कैसे हो गया, ऊपर वाले रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस वाले केस में तो वाटर भी नहीं है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें बेसिकली हुआ क्या है, जो अल्काइल हैलाइड वाला क्वेश्चन है वो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में गया है। किस तरह से गया वो देखिए बेटा, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं, इसके आयनिक फॉर्म में लिखूं, इस तरह से लिख सकते हैं, सिल्वर को जैसे हाइड्रोजन दिखेगा वो फटाफट उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होती है सिल्वर हैलाइड्स के साथ, तो ये इसके साथ रिएक्शन पे चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा सिल्वर हैलाइड का मोल बाहर निकलेगा और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे बच गया आपके पास इस तरह से एक एंटिटी। अगर अल्काइल हैलाइड का एक और मोल हम यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेस कंडीशन यूज करेंगे, क्या यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, और अब देखो भाई बन गया तुम्हारा इधर, और फिर से एक लीजिए इसका मोल बाहर, ठीक है। सिर्फ कंडीशन का ध्यान रखो, वहां पे मॉइस्ट दिया है तो मॉइस्ट कंडीशन पे हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। इस वाले केस पे क्या होगा, ट्राइसिक्लोमोस्ट, ठीक है, ईथर की फॉर्मेशन। ध्यान रखना किस तरह से आयनिक क्लीवेज होगा। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास, फ्रॉम डाईएज़ोमीथेन, जे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम डाईएज़ोमीथेन। डाईएज़ो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, जब नाइट्रोजन डायरेक्ट लिंकेज पे जुड़ी होगी। मीथेन मतलब कितने कार्बन यूज कर रहे हैं आपने इसमें, एक कार्बन यूज कर रहे हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज डाईएज़ोमीथेन, रेजोनेंस हो सकती है इसमें, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। ये अब कन्वर्ट हो चुका है एक गुड लिविंग ग्रुप में, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा। अब करना क्या है इस डाईएज़ोमीथेन में, हमने अल्कोहल क्यों यूज करना है, ये यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ से जो अल्कोक्साइड बना, ये जो अल्कोक्साइड है ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा, बेसिकली फॉर्म RCOCH3 और नाइट्रोजन गैस बाहर। तो गैसेस बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रहे, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, और ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करा क्या, विलियमसन सिंथेसिस, पहले भी कर चुके हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर अल्कोहल में हमने 2 पार्ट कर लिए इसके, एल्कीन में भी हमने क्या करा, अल्कोहल का एडिशन करा है मार्क से, ठीक है। और एक आपके पास होगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अल्काइल हैलाइड में हमने क्या किया है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड यूज कर लिया, और लास्ट आपके पास है डाईएज़ोमीथेन, जिसमें कौन सी गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये सारे आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, जिससे आप ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट डिस्कस करने से पहले मैंने तुम्हें हर बार बोला है कि चेक करो अपना सबस्ट्रेट देखो कैसा है, किस तरह की रिएक्शन ये शो कर सकता है। पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में, डाइपोल मोमेंट है इसमें, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुझे और ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक डाइपोल मोमेंट नजर आ रही है और एक लोन पेयर नजर आ रहा है। लोन पेयर से आप समझ रहे हो कि ये एंटिटी थोड़ा सा कैसा सर्व करेगी, एज अ लुईस बेस, मतलब कहीं पे भी इसको लुईस एसिड सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर दिखेगा तो ये रिएक्शन देगा। अब मैंने पहले बोला था कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आप कार्बोनिल की बात करो, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो जितने सेंटर बढ़ेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन भी बढ़ते चले जाते हैं। ईथर के केस में सिर्फ आपके पास ये सेंटर है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे केस क्या है, ये आपके पास ईथर है, एसिडिक कंडीशन पे हम वाटर डालेंगे और एक बेसिक कंडीशन पे वाटर डालेंगे। मतलब मैं करवाना चाह रही हूँ एक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस और दूसरी है बेस कैटालाइज्ड, होगी सिर्फ एक ही। कौन सी वाली होगी और कौन सी नहीं होगी? ये बेसिक ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब बेस में रिएक्शन होगी नहीं, तो क्या मैं ऐसा एक वर्ड बोल सकती हूँ कि ईथर्स आर स्टेबल इन कौन सा मीडियम बच्चों? इन बेसिक मीडियम। ध्यान से, जहाँ पे रिएक्शन हो जाए वहाँ पे चीज स्टेबल थोड़ी रही, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगी, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस में बनेंगे आपके पास एल्कोहल्स। अब होगा क्या देखिए, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मेरे पास है ईथर और एसिड कैटालाइज्ड का मतलब बिना सोचे समझे आपने H पॉजिटिव पे इन लोन पेयर का अटैक करवा देना है। और जैसे आपने एल्कोहल के केस में पढ़ा था कि आप क्या बोलते हो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इनको आप क्या बोलना चाहोगे? प्रोटोनेटेड ईथर्स। बट इनके लिए स्पेसिफिक नेम आपने यूज करना है, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल है, क्लीव होगा। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा, आपके पास और अटैक होगा, अब किसी और ईथर या फिर आपके पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपने एक्सेस में यूज किया तो वाटर अटैक करेगा, इस कंडीशन पे भी वाटर अटैक करेगा। लेकिन दो कंडीशन बनाने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर R ग्रुप कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल बना रहे तो कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे? SN1। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है यहाँ पे और कोई आपके पास 1 डिग्री का यहाँ पे कार्बन का एंटिटी जुड़ा हुआ है तो आप इसमें कौन सा करवाएंगे? SN2। SN1 में बेसिकली होगा क्या, पहले यहाँ से क्लीवेज होगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहाँ से बाहर? वाटर, सॉरी एल्कोहल बाहर निकलेगा यहाँ पे और कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। फिर इस पे किसका अटैक होगा? वाटर का अटैक होगा और वाटर के अटैक के बाद यहाँ से बनेगा इस तरह का फॉर्मेशन होगा और H प्लस लास्ट में बाहर निकल जाएगा एक और। तो बेसिकली जब भी यहाँ पे क्लीव करवाना है, यहाँ से भी एल्कोहल की एंटिटी, यहाँ से भी एल्कोहल की एंटिटी, ध्यान क्या रखना है, हो सकता है कि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट वो आपसे मांग रहे हो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मैकेनिज्म को फॉलो करना है। लेकिन अगर SN2 होगा बच्चे तो SN2 में क्या होगा, वाटर पहले अटैक कर देगा इस एंटिटी को, बैक साइड अटैक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी एल्कोहल, तो दोनों तरफ से आपको लगेगा कि प्रोडक्ट तो सेम ही बन गया, बट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट कैसा चूज किया। अगर आपके पास कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, SN1 करवाना है, ठीक है, रीअरेंजमेंट चेक करनी है, अदरवाइज आपने SN2 करवाना है, ठीक है। अभी तो हमने इसको जनरली करा है, आगे इसका हम मैकेनिज्म के साथ एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास एक सिंपल सा रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं R3 क्या याद रखना होता है इसमें, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, कार्बन का सेंटर होता है, ठीक है। जब भी ग्रिग्नार्ड अगर तुमने बनाया होगा तो इस तरह से MgBr मैग्नीशियम, एक चीज आप एरो पे बार बार यूज करते हो क्या, राइट, ईथर को बार बार यूज क्यों करते हो, क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड है बेटा ये हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल यहाँ पे ये ईथर के साथ इस तरह से कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, which means कि जो ये ग्रिग्नार्ड है वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, मतलब कि इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, ईथर। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो इसके लोन पेयर के सेंटर है वो इसके साथ किस तरह से अटैच हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह अटैच हो गए, व्हिच मींस कि ये क्या हो गए, सॉल्युबल होंगे। इसलिए जब भी हमने ग्रिग्नार्ड बनाया बेटा हमने किसका यूज किया वहां पे, ईथर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो रिएक्शन करेंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, सुना सुना नाम लेते हैं, थायोनाइल क्लोराइड PCl5 एंड रेड फॉस्फोरस। सबसे पहले थायोनाइल के साथ करते हैं, मैंने तुम्हें ट्रिक से भी बताया था कैसे करना है। ये इधर ले लिया, थायोनाइल क्लोराइड को इस तरह से बना सकती हूँ, बोलो मैं यहाँ से ले लिया, तुम्हें सारे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सामने नजर आएंगे। इसको इसके साथ जोड़ दो, क्या बना, RCl, ये क्या बन गया, एंड ये SO2 गैस, इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर वन स्टेप का रिएक्शन है तो इसमें सोचना नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। इसका बी पार्ट आपने किसके साथ करना है, PCl5 के साथ। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, देखो कुछ नहीं करते, सिर्फ हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया से बने। तुम्हें प्रोडक्ट पता था, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है, सामने दिख रहा है, फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ दो, POCl3 RCl, अगर इसको R' ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे यूज। उसके पास जो रेड फास्फोरस है और ये HI है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, आगे भी काम आएगा, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको चेंज कर देगा अल्केन्स में। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो, ये कैसे एजेंट हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट। रेड फास्फोरस HI, यहाँ से जो आयोडीन लिबरेट होती है बेटा वो रेड फास्फोरस के साथ फिर से रिएक्ट कर लेती है और यहाँ से बन जाता है Pi3 का एक कंपाउंड। तो फर्दर ये भी इसमें इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो तीनों रिएक्शंस जो है वन स्टेप में पूछे जाते हैं, ठीक है। दो तो हम इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं, ये आगे भी काम आएगा, तो ध्यान रखना है। रेड फास्फोरस और HI का रिएक्शन क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह सर्व करेगा, जहाँ से भी ऑक्सीजन है वहाँ से बाहर निकाल के किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन्स। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड पे आ जाओ। सबसे पहले क्या होता है हैलोजन एसिड, जिसमें क्या आ जाता है, HF भी आ गया बच्चों, HCl भी आ गया, HBr भी आ गया और HI भी आ गया। काम की बात यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एसिड का काम क्या है, क्या देगा तुम्हें, H+। कौन सा बढ़िया एसिड है इसमें, HI। देखना कैसे है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन आयोडाइड में 1s और कितने का ओवरलैप हुआ आपके पास, 5p।
ओवरलैप अच्छा नहीं है, बॉन्ड वीक है, बढ़िया से टूटेगा तो मिलेगा H+। तो आगे के जितने भी इसके रिएक्शन है वो मैं HI के साथ कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ उसका मतलब समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, HI का सबसे ज्यादा। अब करने क्या वाली हूँ देखो, ईथर लिया, HI यूज किया, यहाँ पे बच्चे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? कौन सा आयन मैंने अभी नाम बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले पॉजिटिव चार्ज मैंने बाहर लगा दिया, दैट इज ऑक्सोनियम। अब होना क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने जो मैंने इधर लगा, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब पाथ डिसाइड करना है और पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आयोडाइड अटैक करेगा और या तो ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा। डिसाइड फिर से कौन करेगा, आर ग्रुप। अब ध्यान से देखो, दो तरह के अटैक करवाने जो पहले भी मैंने तुमसे डिस्कस करे, एक SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है। SN1 कब करवाना है, जब आपके पास आर ग्रुप कैसा हो, या तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बने, या तो बेंजाइल बने, या तो क्या बने बच्चे, अब तो लाइफ नहीं है, भूल है, याद है अलाइल क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन। ये जितने भी लिख रही हूँ सारे के सारे कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे जो आयोडाइड है वो अटैक करेगा कौन से कार्बन पे, उस कार्बन पे जहाँ पे क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, सीधी सी बात। बट अगर ये नहीं है और आर ग्रुप जो है आपके पास क्या है, या तो 2 डिग्री है या तो 1 डिग्री है, दोनों तरफ की बात हो रही है, तो फिर आयोडाइड उसको चूज करेगा जहां पे वो SN2 अटैक कर सकता है। और SN2 अटैक मतलब कौन सी पोजीशन पे, बैक अटैक, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे जहां पे उसको हिंड्रेंस क्या मिले, सबसे कम। तो यहाँ पे आयोडाइड अटैच करेगा उस कार्बन को जहां पे क्या है बच्चों, लेस। प्रश्न करेंगे अब इसके, ठीक है, दिस इज द जर्नल के हमने अब इसमें करना गया था। अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले इसी तरह से आपने इसको लेके चलना है। HI है, प्रोटोनेशन होगी यहाँ पे, ऑक्सोनियम आयन बन चुका है। अब देखो इस दोनों तरफ की कार्बन चेन क्या बोल सकते, 1 डिग्री 1 डिग्री, कोई भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं है, तो कौन सा अटैक होगा, SN1 या SN2, SN2। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था आयोडाइड कौन सी तरफ अटैक करेगा जहां पे उसको लेस हिंड्रेंस मिल रही है, यहाँ पे है कौन सा ग्रुप, इथाइल, वहां पे कौन सा मिथाइल, तो कौन से पे अटैक होगा, मिथाइल। जैसे मिथाइल पे अटैक हुआ इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस कर दी और आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे खत्म बात है। एग्जांपल नंबर 1 2 पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट। HI के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये बन गया आपके पास ऑक्सोनियम आयन। अब जरा ध्यान से देखो ऑक्सोनियम आयन के साथ वाले कार्बन स्टेट, ये तो 1 डिग्री है, इसको क्या बोलोगे, बेंजाइलिक पोजीशन मिल रही है भाई, तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, स्टेबल। बिना सोचे समझे कौन सा अटैक होगा यहाँ पे, SN1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आयोडाइड किस पे अटैक होगा, पहले तो ये कीप करेगा बच्चों, क्योंकि पहले इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये है आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और इस पे कौन अटैक कर जाएगा, आयोडाइड। यहाँ पे बन जाएगा CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक और एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, लोन पेयर का अटैक होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी,
ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन। जैसे ऑक्सोनियम की आयन की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद चेक करनी है ऑक्सीजन के साथ लगी हुई कार्बन को। देखो यहाँ पे तो 1 डिग्री की चेन है, यहाँ पे कितने की चेन जा रही है? 3 डिग्री। SN1 मैकेनिज्म होगा और यहाँ से ये क्लिक करेगा, क्या करेगा यहाँ पे कार्बोटाइन को स्टेबल बनाएगा। इथेनॉल फिर से बाहर और यहाँ पे अटैक होगा किसका? आयोडीन। यहाँ से CH3। ये है इसके फाइनल प्रोडक्ट। अगर इसमें कुछ एक एड ऑन कंडीशन कर देता है, इफ HI is in excess amount, तो कोई चेंज आएगा प्रोडक्ट में? हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में, इसको तो ये बिल्कुल भी कुछ हार्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है? एल्कोहल है। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी? प्रोटोनेशन हो जाएगी। जैसे प्रोटोनेशन हुई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? एक गुड लिविंग ग्रुप में। कौन अटैक करेगा इसमें? आयोडाइड। बेसिकली कंडीशन क्या है? अगर HI एक्सेस में नहीं दिया तो यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है? फिर तो आपने देखना 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, किस तरह से जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास उसने एक्सेस में लिख दिया है तो आप इस एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे? आयोडाइड। क्लियर है यहाँ तक बात? एक क्वेश्चन ये देखिए, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो प्रोडक्ट क्या है? दोनों कैसे हैं? राइट ग्रुप्स है डायरेक्टली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रूम टेम्परेचर पे तो होता ही नहीं था। हमने कैसे करवाया था उसको बेटा? हाई टेम्परेचर पे ड्रास्टिक कंडीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करके, तो ऐसी कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह से ये रिएक्शन आप कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर मैं एक क्लोरीन यूज कर रही हूँ फ्री रेडिकल बनाने में, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीव करेगा। ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, ये दोनों भी आइडेंटिकल पोजीशन है, लेकिन अगर फ्री रेडिकल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक HCl बाहर निकलेगा और इस एक अल्फा पोजीशन पे क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे आप? क्लोरीन। इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर। लेकिन अगर आपने 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल यूज करे बच्चे तो 2 HCl बाहर निकलेंगे। क्वेश्चन ये है, दोनों जेमिनल पोजीशन पे लगाओगे या फिर एडजेसेंट पे यूज करोगे? ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, पर दोनों एक पे ही लगाने से क्या होगी? स्टेरिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल होगा, तो बेसिकली आप क्या क्या यूज करोगे यहाँ पे? आप दोनों ही अल्फा पोजीशन को यूज करोगे, दैट इज अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल। बट दोनों कंडीशन पे डार्क कंडीशन रखनी है, ठीक है? लाइट से दूर रखना है। बट अगर क्या हो, अगर आप क्लोरीन एक्सेस में दो और सनलाइट भी दे दो, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा जुड़ा रिएक्शन, सारे के सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे? फ्री रेडिकल फॉर्म करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लोरो डेरिवेटिव में यहाँ पे चेंज हो जाएंगे बेसिकली। तो यहाँ से बन जाएगा पर क्लोरो डाइइथाइल ईथर, और यहाँ पे आपके पास 10 HCl की मोल बाहर निकल, यहाँ पे आपके पास 2। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसे दे रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल वही हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है जो हमने बेंजीन के केस में किया। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले देखिए बेटा, जब आप इसको, मैंने एक ईथर लिया है दैट इज डाइइथाइल ईथर, ऑक्सीजन के साथ आप इसको लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा कांटेक्ट में रखोगे, एक कंपाउंड बनेगा। जब भी ईथर्स को आप ऑक्सीजन के साथ लॉन्ग टर्म पे कांटेक्ट में रखते हो, इस तरह का एक पॉइजनस
कंपाउंड बनता है, एक्सप्लोजिव है। अब ये बना कैसे है, किसी को याद आ रहा है? ये हाइड्रोपेरोक्साइड कहीं पे पड़ा है, फ्यूमीन वाले रिएक्शन पे याद है जब हमने ऑक्सीजन को रखा था और फिर क्या बना था वहां से? हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, अभी मैं इसका मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसमें अभी देखो ध्यान से हुआ क्या था, यही हुआ था। पहले ये क्या हुआ था, फ्री रेडिकल बनाए थे इसने, और यहाँ से भी फ्री रेडिकल बने थे बच्चों, और यहाँ से ये इसके साथ जुड़ गया था। फिर ये ऑक्सीजन जाके कहाँ पे जुड़ गई थी, जो दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे रिमेन रहा, सेम मैकेनिज्म से ये बना। अब ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बहुत पहले इसको एज ए एनेस्थेटिक यूज करते हैं। व्हाट इज एनेस्थेटिक? सर्जरी से पहले जो पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो थोड़े अनकॉन्शियस हो, ये यूज हुई सबसे बहुत पहले यूज हुई। अब दिक्कत क्या थी इस बात की कि इसको अब यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो इंडक्शन और रिकवरी टाइम है वो बहुत अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल मतलब कि जो पेशेंट को हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी बेहोश हो जाए, वो जल्दी बेहोश भी नहीं होगा, और हम चाहेंगे जल्दी रिकवर हो, तो वो टाइम भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब कि बेहोश करने में भी टाइम लगेगा, रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। और इसका फायदा कुछ लोगों ने यूरोप की कंट्रीज में लिया। अब क्या फायदा लिया होगा, इसको एज अ ड्रग यूज करने लगे हाई होने के लिए, क्योंकि इसका इंडक्शन टाइम भी क्या है, कम है, और जल्दी बाहर भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब देखो वोलेटाइल नेचर था, इनहेल करके भी ले रहे थे, डायरेक्ट एल्कोहल की जगह में सब्स्टिट्यूशन करके इसको यूज कर रहे थे। लेकिन इसके इतने ज्यादा हमारे पास डिफेक्ट्स थे कि इससे जो फिर उसके बाद पेशेंट्स में भी बहुत ज्यादा क्या थे, नोजिया का इशू आ रहा था, ठीक है, वॉमिटिंग्स हो रही थी, लिवर इन्फेक्शन हो रहा था, तो इसका यूज बंद कर दिया। डॉक्टर तो इसको एक पर्टिकुलर डोज में यूज कर रहे थे, लोगों ने पार्टी में ड्रग्स में इसको बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इसीलिए इसको अब यूज नहीं करते, इसको किसी सेफ एनेस्थेटिक के साथ हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, बट क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे ड्रग किसको यूज करते थे, दैट इज डाइइथाइल ईथर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब एक चीज और भी है कि अगर मान लो लैब में आपने ईथर को बहुत टाइम तक रखा है, तो हो सकता है कि गलती से कोई लूज बटन रह गया हो, ठीक है, वहां से आपके पास ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अब इतना एक्सप्लोजिव और इतना पॉइजनस है तो हमें तो चेक करना चाहिए, तो यहाँ से आ जाता है आपका एक PYQ जे का। हम करेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसमें डालेंगे फेरस सल्फेट एंड पोटेशियम थायोसाइनाइड, दिस मिक्सचर। ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका कर चुके हैं, किसमें होगा क्या, जो फेरस है बच्चे, वो फेरस किसमें चेंज हो जाएगा, फेरिक में, और यहाँ पे कैसी कलरेशन आएगी, रेड कलरेशन। तो ये चेक किया जाता है जब भी लैब में ईथर्स के साथ काम करते हैं हम, तो डायरेक्टली नहीं करते, पहले हम चेक करते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं होगी। ठीक है, उसमें स्टेबलाइजर डाले जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो क्या यूज करना है आपने, फेरस सल्फेट पोटेशियम थायोसाइनाइड का मिक्सचर यूज करना है। अगर वो टेस्ट ट्यूब में रेड प्रेसिपिटेशन कर रहा है, रेड कलरेशन ला रहा है, व्हिच मींस कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ठीक है, तो ये मिक्सचर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो है लास्ट पोर्शन इसका, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसको किसकी नीड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसकी नीड है, इलेक्ट्रॉन्स की। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटा के अपनी जगह बनाए। ठीक है, तो इसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे फिर से। ये आपके पास कोई अल्काइल एराइल ईथर हमने यूज किया। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस देखने के दो तरीके थे, ठीक है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट चेक करो, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट, यहाँ पे कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। अगर एक भी लोन पेयर है तो वो रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट करवाएगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +R, या फिर क्या बोलेंगे, +M। मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रेजोनेट करेंगे, रिंग में रेजोनेट करेंगे। अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे कि होगा क्या। इस तरह से नेगेटिव जो है वो रेजोनेट करेगा ऑल ओवर द रिंग। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है
वो यहाँ पे क्या बोल रहा है। जैसे हमने लोन पेयर को पूरी रिंग पे रेजोनेट करवाया, एक चार्ज जो था वो रिंग में घूमने लगा, और वो कौन सा चार्ज है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। और अगर स्पेसिफिकली हम देखें ये नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया है? ये है ऑर्थो, ये है पैरा, ये है ऑर्थो। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इसने एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कर दिया? डीएक्टिवेट या फिर एक्टिवेट? बेटा एक्टिवेशन हो चुकी है, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो चुका है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा पोजीशन के मतलब कि अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जिसको किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कहां पे जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अब कौन सा मेजर बनेगा माइनर बनेगा वो डिपेंड अपॉन द क्या हिंड्रेंस और बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है इसमें है वो है हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम करवा लेते हैं ब्रोमिनेशन। हम यूज करेंगे एनिसोल को। अब एनिसोल यूज किया है बच्चों, ब्रोमीन और कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब अभी हमने बोला कि कहां कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा? हाइड्रोजन हटा के क्या लगाओगे? Br। ये हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बना दिया इसका, और ये बन गया बच्चों पैरा। अगर हम इनका नाम लिखे दैट इज ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। This will be a major product and this will be a minor, क्योंकि यहाँ पे जब इतने बल्कि ग्रुप पास में आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्व नहीं करेगी। क्या सर्व करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से कौन सा डोमिनेट करेगा आपके पास? पैरा। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोनियम है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे भी नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, और एक बनेगा आपके पास नाइट्रो का ही पैरा प्रोडक्ट। दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, दिस इज पैरा नाइट्रो। यहाँ पे भी कुछ ऐसी बॉन्डिंग है नहीं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्व करे, तो ये आपके पास क्या होगा? मेजर, दिस विल बी माइनर। Third will be sulfonation। यहाँ पे भी मेजर आपके पास क्या होगा बच्चों? पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। नाम क्या होगा इसका? दिस इज। अब यहाँ पे बेस रिंग कौन सी होगी? सल्फोनिक वाली होगी, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2-मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। लुईस एसिड का यूज करेंगे। अल्काइलेशन के लिए अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे। असाइलेशन के लिए कोई असाइल क्लोराइड आप यूज कर सकते हैं। दोनों केसेस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? पैरा। इसका नाम होगा आपके पास पैरा मिथाइल एनिसोल। लेकिन नीचे वाले में जो बेस रिंग बनेगी आपके पास कौन सी बेस रिंग हो जाएगी? एसिटोफिनोल। तो दिस इज द पैरा मिथॉक्सी। पैरा भी यूज कर सकते हो, 4 नंबर भी दे सकते हो। पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोल। आपने बेस रिंग चेक करनी होती है हमेशा चेक करो कि बेस रिंग क्या है। जैसे यहाँ पे बेस रिंग क्या थी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे क्या बन गई है? एसिटोफिनोल। तो इनके हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पैरा मेजर होगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इस तरह से आपका जो ईथर वाला सेक्शन वो कंप्लीट हो। तो आज के लेक्चर में हमने ईथर का सेक्शन कवर कर लिया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाइए।